Welcome, students. Today we will study of Revenge by Francis Bacon. Francis Bacon का जो essay है of revenge is the main idea of the essay is once again very didactic and very positive, in which Bacon is of the view that revenge should not be taken. And the start is very revolutionary, that Bacon says revenge is a kind of wild justice. अंडरलाइन द लाइन प्लीज़. रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. तो जिसको हम अंडरलाइन करेंगे उसको हम लर्न भी करेंगे, उसको हम याद रखेंगे, ताकि हम जब कभी असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हम उसमें ये कोट भी करेंगे, इन तमाम सेंटेंसेस को जो हम यहाँ से लेंगे. इसके अलावा बेकन के जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड दे आर वेरी यूज़फुल इन जब आप दूसरे असाइनमेंट्स पे प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वेन एवर यू लाइक इट और यू नीड इट, you can quote Bacon's statements over there. Revenge is a kind of wild justice. तो यहाँ पर राइटर ने बहुत क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया हमें कि he is of the view that revenge is a justice, but it is a kind of wild justice. बिल्कुल जैसे आप when you मतलब जैसे आप डिफ़र करते हैं जंगल के कानून को, तो हम यही कह सकते हैं कि रिवेंज जो है वो एक जंगल का कानून है कि when you are not bound by some law, तो फिर उस वक्त आप रिवेंज लेयर होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ वाइल्ड जस्टिस, which the more man's nature runs to, the more ought law to weed it out. और ह्यूमन नेचर जो है दैट इज़ वेरी प्रोन टू टेक रिवेंज. इंसान को बड़ी आदत है इस चीज़ की कि अगर उसने मेरे साथ ये कर दिया तब तो मैंने उससे बदला लेकर ही रहना. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन टू मैन, टू वेरी कॉमन टू कॉमन मैन. और लॉ जो है दैट इज़ अगेंस्ट इट. लॉ हमें ये कहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक रिवेंज ऑन योर ओन, बिकॉज लॉज हैव बीन मेड सम अथॉरिटीज़ जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, और लॉज जो हैं वो आपके उस शख्स को जिसने आपके साथ रॉन्ग डूइंग की है तो वो उसको पनिश करते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू टेक रिवेंज ऑन योर ओन, सो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. जी. For as for the first wrong, it doth but offend the law. क्योंकि जो फर्स्ट रॉन्ग हुआ है वो ये है कि जो लॉ है उसको ऑफेंड किया गया, उसको उसके ऑपोजिट किया गया है, यानी कि जो आपसे जिसने आपके साथ गलत किया है उसने लॉ को तोड़ा, उसने लॉ को ऑफेंड किया, एंड ही डिड रॉन्ग टू यू. बट द रिवेंज ऑफ दैट रॉन्ग, और फिर उस रॉन्ग का जो रिवेंज है, यानी पहले एक गलती की वो गलत थी, पर उसके बाद उस गलती को ठीक करने के लिए एक और गलती की गई, वो भी गलत थी. दोनों जो है बोथ ऑफ देम पुट द लॉ आउट ऑफ ऑफिस, कि उन्होंने कानून को तो जिसे कहते हैं बालाए ताक रखना, एक साइड पर रख दिया. दे पुट इट असाइड एंड दे स्टार्टेड teasing each other and revenging each other and attacking each other. तो ये उन्होंने offend किया है law को. Certainly in taking revenge, a man is but with even with his enemy, but in passing it over, he is superior. जी, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और इसको अपने वर्ड्स में बताएंगे कि व्हेन वी आर टेकिंग रिवेंज, इन टेकिंग रिवेंज मैन इज़ विद हिज एनिमी, उसके बराबर हो गया. जब आपने बदला ले लिया तो फिर आप उसके बराबर हो गए. ना यू आर नॉट एबल टू कंप्लेंट एनीवेयर टू, मतलब कहीं पर भी आप नहीं कर सकते कंप्लेंट उस शख्स के अगेंस्ट कि इसने वैसे ये किया है, बिकॉज यू हैव टेकन रिवेंज ऑलरेडी. आपने उसके साथ जो भी करना था वो आप कर चुके, तो दैट मीन्स यू हैव टेकन योर रिवेंज. तो उस वक्त तो आप उसके बराबर हो गए. हाँ, अगर आपने बदला नहीं लिया, यू हैव फॉरगिवन हिम, बट इन फॉरगिविंग ही इज सुपीरियर. तो जिसने फॉरगिव किया है वो उससे सुपीरियर हो जाता है अपने एनिमी से. नहीं, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया और आपने उससे बदला ले लिया तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा. बट इफ़ यू फॉरगिव्स हिम, अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो फिर यू आर सुपीरियर टू हिम, फिर आप उससे ऊपर हो जाते हैं, आप उससे सुपीरियर हो जाते हैं. और इसमें राइटर ने कहा इट इज़ अ प्रिंसेस पार्ट टू पार्डन. इसको हमने अंडरलाइन किया है और इसको एज इट इज़ हम कोट करेंगे कि ये
जो माफ़ करना है ये एक सुपीरियर क्वालिटी है, दैट इट मेक्स यू अ प्रिंस इन मॉरल बुक्स। मतलब आपको मतलब अगर आप मोरालिटी की बात करें तो यू बिकम अ प्रिंस, और उसमें लिटरल टर्म्स में ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप, ये जो क्वालिटी है ये सुपीरियर्स की क्वालिटी है, ये क्वालिटी जो है ये इलिट्स की क्वालिटी है, ये क्वालिटी जो है ये किंग्स एंड प्रिंसेस की क्वालिटी है, क्योंकि वो हमेशा अब एक कॉमन मैन से सुपीरियर होते हैं। तो राइटर का ये ख्याल है कि अगर आप किसी के साथ बदला ले लेते हैं तो आप उसकी इक्वलियाँ, यानी यू आर अ कॉमन मैन, और अगर आप उसको माफ़ कर देते, इफ़ यू फॉरगिव हिम, देन यू आर सुपीरियर टू हिम, देन यू आर अ प्रिंस, देन यू आर अ हीरो इन अदर वर्ड्स। एंड सोलोमन यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला दे रहा है जी। वंस अगेन आपको पता है बेकन ऑफन ऑन कोट्स फ्रॉम बाइबल और हिस्टोरिकल बुक्स और क्लासिकल मैथोलॉजी, जो हमने पीछे भी बात की थी बेकन के स्टाइल में, कि उसका स्टाइल है कि वो यूज़ करता है इन सारी मेथड्स को। तो यहाँ पर फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्लेइंग को लेकर आया जी। आई एम श्योर सेथ इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस। जी, ये इसको हमने अंडरलाइन कर लिया जा। इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस, कि ये इंसान की अजमत है, इसमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। एंड इट इज़ द ग्लोरी, इट इज़ द ग्रेस फॉर अ मैन टू फॉरगिव द एनिमी, टू पास बाय एन ऑफेंस, के गुस्सा आ गया छोड़ दे उसको, ख़त्म कर दें उसको। दैट विच इज़ पास्ट इज गॉन and irrevocable, and wise men have enough to do with things present and to come। जी, अब इसमें राइटर ये बता रहा है कि व्हाट इज़ गॉन इट इज़ गॉन, जो हो चुका है वो हो चुका है। प्रेजेंट मस्ट बी गिवन इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ गॉन, जो हो चुका वो हो चुका, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। दैट इज़ इरिवर्सिबल, दैट इज़ इरिपेरेबल, जो चेंजेस हो गई हैं वो अब आप उनको वापस नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं हो सकती, टाइम गुजरा हुआ वापस नहीं आ सकता। और वाइज मैन हैव इनफ टू डू विद थिंग्स प्रेजेंट एंड टू कम। जो वाइज मैन होते हैं, द मैन हु इज़ वाइज, he prefers his present and his future. He always takes care of his present and future, and he doesn't care, he doesn't worry about his past। ठीक है जी। तो पास्ट के बारे में आप जब सोचेंगे तो आप उसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि द people who live in their past too much, they cannot get success, they cannot make something new in their life। कभी भी आगे नहीं जा सकते, cannot move ahead because they live too much in their past। तो उसमें तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पर ध्यान रखें। और ये बेकन ने कहा है कि वही आदमी वाइज होता है जो कि पिछली चीज़ों को भूल जाता है, वो अपने प्रेजेंट पर अपने फ्यूचर पर तवज्जो देता है। देयरफॉर दे डू बट ट्रफल विद देमसेल्व्स दैट लेबर इन पास्ट मैटर्स। क्या करते हैं वो? अपने आप के साथ लड़ते हैं, अपने अंदर के साथ लड़ते नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। जो पिछले गुजर चुके हैं मामला तो उनको छोड़ देते हैं, दे लीव देम, कि जो हो चुका वो हो चुका, बस उसको जाने दें, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। तो अब ये देखें कि बेकन की यहाँ पर जो थिंकिंग है कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी रीज़नेबल है, कि वो चाहता है अपने रीडर को बचा लेना इस सारी जो भी जितने भी ये यूज़लेस एफर्ट्स है ना जी, वो जो कर रहा है इन टेकिंग रिवेंज। नेक्स्ट कम, देयर इज़ नो मैन डथ अ रॉन्ग फॉर द रॉन्ग सेक बट देयर बाय टू परचेज हिमसेल्फ प्रॉफिट और प्लेजर और ऑनर और द लाइक। जी, यहाँ पर क्या है जी? बेकन इज़ डिस्कसिंग 4 रीजंस फॉर टेकिंग रिवेंज, कि आदमी अगर रिवेंज ले रहा होता है तो वो किस वजह से ले रहा होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो वो उसने बताया कि देयर मे बी 4 रीजंस। नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 प्लेजर, नंबर 3 ऑनर, नंबर 4 लाइक। यानी या तो उसको कोई फ़ायदा हो रहा है उसको रिवेंज लेने में, या उसको कोई खुशी मिल रही है उससे रिवेंज लेने में, या उसकी इसमें इज़्ज़त बढ़ रही है कि हाँ हाँ ये तो, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं नॉर्मली, जो भाई है जी उसने ऑनर किलिंग कर दिया, उसकी इज़्ज़त इसमें थी कि वो रिवेंज ले लेता कि उसकी बहन जो थी वो गलत कर रही थी, तो लिहाजा भाई ने उससे बदला ले लिया। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें, यानी आपको लगा कि आपकी इज़्ज़त इसमें बढ़ जाएगी तो आपने रिवेंज ले लिया। तो और फोर्थ वन इज़
लाइक कि उसको अच्छा लगता है कि वो रिवेंज ले किसी से, जो भी। तो ये क्या है जी, Therefore, why should I be angry with a man for loving himself better than me? ये बेकन का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पर्सन हु टेक्स रिवेंज। यानी इस तरफ जो जो लोग रिवेंज ले रहे हैं, यानी जिनकी हमने पीछे रीजंस बताई हैं कि देयर आर 4 रीजंस बिहाइंड टेकिंग रिवेंज, तो उन लोगों के बारे में बेकन का एटीट्यूड क्या है। तो उसमें हमें 2 टाइप्स का एटीट्यूड बेकन ने बताया है। एक एटीट्यूड उसने कहा है कि आई डोंट केयर। वो क्या है जी, therefore why should I be angry with a man for loving himself better than me? कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे अपनी अपनी ज़ात के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने ऑनर के लिए अगर उसने किसी से बदला ले लिया है, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ अगर उसको वो अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करता है बजाय इसके कि वो मेरे साथ मोहब्बत करें, तो फिर ठीक है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता। ये बेकन ने कहा आई डोंट केयर इट। ठीक है, उसने कहा जी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई मुझसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करे और वो अपनी ज़ात के लिए कोई रिवेंज लेना चाहे, तो दैट इज़ ओके, ले सकता है, ले ले, कोई बात नहीं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। एंड इफ़ एनी मैन शुड डू रोंग मैरली आउट ऑफ इल नेचर। अब यहाँ पर उसने इनफैक्ट 2 लोगों की टाइप्स बताई, यानी इन 4 रीजन्स में उसने ये ड्रॉ किया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु टेक रिवेंज। एक जो पीपल हैं, दे टेक इट रिवेंज बिकॉज दे लव देमसेल्व्स, और उनकी क्या है, वो प्रॉफिट को देखेंगे, वो प्लेजर को प्रेफर करेंगे, वो ऑनर को प्रेफर करेंगे। ये 3 रीजंस आ जाएंगी उन लोगों की। और जो दूसरा रीज़न अभी उसने बताया कि इल नेचर है, तो वो क्यों, उनको अच्छा लगता है रिवेंज लेना, दे लाइक इट, उनको मज़ा आता है बदला लेने में। वाई येट इट इज़ बट लाइक द थॉर्न और ब्रेयर विच ब्रेक एंड स्क्रैच बिकॉज दे कैन डू नो अदर। और यहाँ पर बेकर ने कहा कि आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए टुवर्ड्स दीज पीपल हु हैव इल नेचर एंड हु लाइक टू टेक रिवेंज। उनकी तरफ ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे फूलों के साथ थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, और उनका काम होता है, दे कैन नॉट हेल्प इट, उनका काम ही ये है कि वो दूसरों को चुभेंगे, दूसरों को तंग करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से इन लोगों की नेचर ही ये है कि इन्होंने किसी के साथ बुरा ही करना है। सो डोंट बॉदर इट, बिल्कुल उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। ठीक है, बिकॉज दे कैन डू नो अदर, उनको इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अब देखिए कि कितनी प्रैक्टिकल और कितनी रीज़नेबल उसकी थिंकिंग है इसमें, जो आपको बेनिफिट करेगी आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। कि व्हेन यू गो आउटसाइड और फिर वहाँ पर आपको अपनी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में, या जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं और वहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे लोगों से पाला पड़ता है, तो उस वक्त आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उस वक्त यू हैव टू फॉलो बेकन स्टेटमेंट, बेकन की फ़िलॉसफी को फॉलो करना। और बेकन की फ़िलॉसफी क्या है, दोनों मामलात में आई डोंट केयर। ठीक है, आप किसी चीज़ की परवाह करना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, उसको करने दीजिए। ये बेकन का ख्याल है, ये बेकन का ख्याल है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी यूज़फुल इन प्रैक्टिकल लाइफ कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, ठीक है, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक शख्स जो है वो रिवेंज ले रहा है अपनी ज़ात के लिए, तो उसको लेने दीजिए। अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसको उठाने दीजिए। और दूसरी तरफ अगर कोई शख्स इल नेचर्ड है और वो अपनी ज़ात की खातिर, अपनी खुशी की खातिर सिर्फ उसको रिवेंज लेना पसंद है, इसलिए वो गलत कर रहा है, तो फिर उसको उसकी हाल पर छोड़ दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा बेकन की फ़िलॉसफी थोड़ी सी नेगेटिव भी हो जाती है, बिकॉज़ एक सेंसिटिव मैन जो है वो कभी भी इस तरह की चीज़ें होने नहीं दे सकता। एक सेंसिटिव मैन जो है, जो पहले वाली कैटेगरी है, उनको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरी वाली कैटेगरी है उसको ये बताने की कोशिश करता है कि ये ठीक नहीं है। तो ये चीज़ होती है इसमें कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़ील करते हैं। लेकिन चूँकि ये अभी इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये बात हो रही है, आगे जाकर बेकन जो है वो दूसरी तरह की बात भी करेगा। अभी फ़िलहाल जो हम यहाँ पर बात करें वो ये है कि उसने कहा कि जी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए है। द मोस्ट टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज इज़ फॉर दोज wrongs which there is no law to remedy. But then let a man take heed, the revenge be such as there is no law to punish.
अब क्या है जी, राइटर ने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ रिवेंज है ना, वो वही हो सकता है कि जिसके लिए कोई लॉ बना ही नहीं है। जैसे अगर किसी ने किसी को गाली दे दी है, उसने आगे से उसको स्लैप कर दिया, उसको मुक्का मार दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसको डंडा मार दिया, और कुछ इसकी किसी को बहुत गुस्सा आया, उसने अंदर से चाकू लाया, उसको जनाब मार डाला। किसी ने उसने गाली निकाली, मुझे गाली दी, जनाब उसने निकाली गन और जनाब ठा 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 करके उसको मार दिया। तो यहाँ पर जो है बता रहा है राइटर कि जी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिसके लिए लॉ ने कोई रिवेंज डिफ़ाइन नहीं किया, या लॉ में कुछ ऐसी डिफ़ाइन नहीं किया गया कि उसके लिए पनिशमेंट क्या है। तो उसमें बंदे ने सोचा कि अच्छा इसका तो कोई लॉ बना ही नहीं, तो लिहाजा मैं इसका रिवेंज ले लूँ। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारी एक ऐसे है जी ऑन सेइंग प्लीज़, आपने बीए में पढ़ा होगा, और उसमें जो है वो आपको याद होगा कि जो एक पैसेंजर था, जो वो ट्रैवलर था, वो लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा था, तो चूँकि लिफ्ट वाले को उसने प्लीज़ नहीं कहा, लिफ्ट वाले ने उसको जो है वो कहा कि जब तक आप मुझे प्लीज़ नहीं कहेंगे तब तक मैं लिफ्ट नहीं चलाऊँगा, और फिर अल्टीमेटली क्या, उसने कि उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे आपको, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप बड़े इल मैनर्ड हैं, आप बड़े बदतमीज़ हैं, आपने मुझे ऐसे क्यों कहा, या मतलब जैसे आप अम्मी को कहते हैं, अम्मी ये मुझे मुंह चढ़ा रही है, या ये मुझे मुंह चढ़ा रहा है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे ये किया है, ये मुझे घूर घूर के देख रहा है। मतलब इसके लिए लॉ ने कोई डिफ़ाइन नहीं किया कि इसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। तो फिर क्या है कि जी, लॉ जब डिफ़ाइन नहीं करता तो फिर आप क्या करते हैं, आप खुद उठ के उसको थप्पड़ मारते हैं। अम्मी जब आती हैं तो आपको 2 थप्पड़ लग जाते हैं। तो क्योंकि आपके पास इस चीज़ का तो प्रूफ़ ही कोई नहीं है कि उसने, तो अम्मी कहेंगी ठीक है, अगर उसने घूर के देखा था तुम भी घूर के देख लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कुछ लॉ जो है वो डिफ़ाइन नहीं करता। तो यहाँ पर बेकन जो है ये बताता है उस शख्स को जो कि रिवेंज लेने जा रहा है, उसको बताता है the revenge be such as there is no law to punish, else a man's enemy is still beforehand, it is 2 for 1, कि जो enemy है उसको एक वक्त में सज़ा मिलेगी, और वो क्या सज़ा होगी कि उसने किसी के साथ बुरा किया और उससे रिवेंज ले ली गया, यानी उसने उसको मुंह चढ़ाया और उसने उसको थप्पड़ मार दिया, या उसको उसने मर्डर ही कर दिया। अब क्या होगा, उसका तो मर्डर हो गया, उसको एक सज़ा मिली, वो चला गया दुनिया से। अब जो शख्स है जिसने कि रिवेंज लिया है, उसको 2 टाइम्स उसको सफ़र करना पड़ेगा। वो 2 टाइम्स सफ़र कहाँ करना पड़ेगा, जो उसने उससे बदला लिया है उसका भी पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। यानी कि एक बार उसने सफ़र किया उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को जो उसको उसके एनिमी ने दिया, यानी उसको गाली दी, या उसको कुछ बुरा भला कहा, या उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिसके लिए कोई लॉ नहीं बना था। इसने उसको फिज़िकली हिट किया, इसने उसको फिज़िकली रिवेंज उससे लिया, तो इस फिज़िकली रिवेंज के लिए लॉ मौजूद था, इससे उसको पनिशमेंट मिली। तो इस तरह से ये 2 टाइम जो है सफ़र करेगा जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। सम व्हेन दे टेक रिवेंज आर डिज़ायरस, द पार्टी शुड नो व्हेंस इट कम। जी, इसमें राइटर ने हमें 3 टाइप्स ऑफ पर्पसेस बताए हैं बाइट ऑफ फॉर टेकिंग रिवेंज, कि जब आप व्हेन यू वांट टू टेक रिवेंज, तो देयर आर सम पर्पस बिहाइंड इट। वो क्या पर्पस हो सकता है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं जी। कि उसको पता चल जाए कि कहाँ से आया है, ये आखिर मेरे साथ किया किसने, उसको लग पता जाना चाहिए। ये वो वाला जो आप बोलते हैं जी, उसको लग पता जाएगा कि उसके साथ किया क्या है, उसने उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसको लग पता जाएगा कि उसने किस बंदे के साथ उसने ये काम अड़ा लिया, उसने किसके साथ पंगा ले लिया। इनफैक्ट दिस इज़ द मोर जेनरस, उसने कहा कि ये बड़ी सॉफ्ट किस्म है, बड़ी जेनरस किस्म है जी इन लोगों की जिन्होंने इस टाइप को रिवेंज लिया है। For the delight seemed to be not so much in doing the hurt as in making the party repent। और जो दूसरी चीज़ है, दूसरी में ये है कि उसका टारगेट जो होता है, उसका पर्पस ये होता है कि जिससे वो बदला लेना चाह रहा है उसको पता चल जाए कि उसने जो किया उसका कितना बुरा अंजाम हो सकता है। यानी उसको सिर्फ, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके टीवी ड्रामों में, आपके फ़िल्मों में, आपके कुछ हीरो या हीरोइन किसी से रिवेंज लेते हैं, तो वो बाद में उसको माफ़ कर देते, कहते हैं कि जी मैंने तो सिर्फ इसलिए कहता ताकि तुम्हें सबक हासिल हो जाए, लिहाजा अब तुम्हें इससे सबक हासिल हो गया है, तो अब ठीक है, सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो ये वो टाइप है जी।
कि जिसमें वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उसका एनिमी है, जो पार्टी है, वो रिपेंट करे, पछताए इस बात पर। बट बेस एंड क्राफ्टी कवर्ड्स आर लाइक द एरो दैट फ्लाइट इन द डार्क। लेकिन राइटर ने कहा कि जी सबसे बुरी चीज़ ये है उन लोगों की जो बुज़दिल होते हैं लेकिन वो बड़े चालाक होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो अंधेरे में तीर चलाते हैं, यानी कि अगले बंदे को पता भी नहीं चलते और उस वक्त उससे वो बदला लेते हैं। तो ये यहाँ पर राइटर ने इन लोगों की टाइप्स बताई हैं जी, उनके पर्पसेस की बेसिस पे। कॉस्मस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, और अब यहाँ पर वंस अगेन आपको पता है बेकन के नॉट हेल्प इट, उसको पता है, उसने क्लासिकल मिथोलॉजी से, उसने हिस्टोरिकल जहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, बिब्लिकल और ये सब यहाँ से रेफरेंसेस जो उसने लिए हैं, तो वो उनको यहाँ पर कोट करता है। और अभी हमें वो थोड़ा हिस्ट्री से बता रहा है कि जी कॉस्मस कौन था जी? कॉस्मस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस था, हैड डेस्परेट सेइंग अबाउट अगेंस्ट परफिडियस और नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स, सॉरी Cosmus, Duke of Florence जो है had a desperate saying against perfidious or neglecting friends, as if those wrongs were unpardonable. You shall read, said he, that we are commanded to forgive our enemies, but you never read that we are commanded to forgive our friends. जी, इसने ये थोड़ी सी बात की है कि जी आपने अगर याद होगा जो आपने हमने अभी यहाँ पर देखा भी था, पॉइजन ट्री की बात हमने कीजिए। पॉइजन ट्री हमने पढ़ी थी एक पोएम अपनी बीए की इंग्लिश की बुक में, और उसमें हमने ये देखा था, उसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंट था कि उसमें हमने कहा कि जी हमारा फ्रेंड अगर हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हम फ़ौरन उसको कह देते हैं अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई जो शख्स हमें अच्छा नहीं लगता उसने हमारे साथ किया, हम उसको कहते हैं इसको तो हमने छोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है फ्लोरेंस ने कहा कि जी हम लोगों को ये लग रहा होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो जो एनिमीज़ हैं वो हमारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि एनिमीज़ को तो हम लोग थोड़ा सा मतलब इसमें उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को हम इसमें निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है हमें फ्रेंड्स को भी फॉरगिव करना चाहिए, हमें एनिमीज़ को भी फॉरगिव करना चाहिए, यानी दोनों में सेम होना चाहिए। But yet the spirit of Job was in a better tune. Shall we, saith he, take good at God's hands and not be content to take evil also? कि बेहतर तो ये होता है कि आप बुराई को छोड़ दें, जहाँ पर वो शुरू हुई थी वहीं पर उसको ख़त्म कर दें। यानी कि अगर उसने आपके पाँव पे पैर रखा है, आप भी उसके पैर पे पैर रख दें और कहें कि जी मैंने अपना बदला लिया, उसके बदले में वो आपके दोनों पैरों पे चढ़ के खड़ा हो जाए। तो मतलब ये कि जहाँ से बुराई शुरू हुई आपको वहीं पर छोड़ दीजिए, तो आप उसके बाद अच्छाई का आगाज़ कीजिए। कि अगर उसने आपके पाँव पर उसका पाँव आ गया तो आप उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखें, तो सब कुछ वहीं पर सेटल हो जाता है। And so, friends, in a proportion, this is certain that a man that studieth revenge keeps his own wounds green, which otherwise would heal and do well. जी, इसको अंडरलाइन हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A man that studieth revenge keeps his wounds green, which otherwise would heal and do well. कि जो शख्स हर वक्त यही सोचता रहता है कि वो बदला लेगा, तो वो शख्स है कि जो अपने ज़ख्मों को हमेशा ताज़ा रखता है, और अगर वो अपने बदले को छोड़ दे तो वो उसके ज़ख्म भर जाते हैं। यानी ये वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। ये हमें बेकन ने यहाँ पर बताया है जी। नेक्स्ट वो बिल्कुल नेक्स्ट में आते ही उसने अपना टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया, और जो हमने बात अभी पीछे शुरू की थी बाय मिस्टेक, वो यहाँ पर सेट होती है जी। पब्लिक रिवेंजेस आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीज़र। अब यहाँ तक जो बात हुई है वो प्राइवेट रिवेंजेस की बात हुई है। अब उसने पब्लिक रिवेंजेस की बात की, यानी कि थोड़ा सा उसने कैटेगराइज किया रिवेंज को, कि एक रिवेंज होता है जो आप प्राइवेट मैटर में ले रहे होते हैं, एक होता है पब्लिक रिवेंज, ठीक है, जो आप पब्लिकली लेते हैं। यानी कि आप किसी ने आपके लीडर को अगर मार दिया है तो पूरा मॉब जो है वो उसके पीछे चल जाए, या जैसे एक चोर होता है और वो चोर को पकड़ लेते हैं जी, आपने अक्सर न्यूज़ सुनी होगी जी, चोर को पकड़ लिया अहले इलाका ने और फिर उन्होंने उसको बहुत मारा। तो ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक रिवेंज की तरह से आप समझ सकते हैं। तो पब्लिक रिवेंजेस में जो है वो उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है हमें, डेथ फॉर द डेथ ऑफ सीज़र की। जी सीज़र आपने सुना होगा, जूलियस सीज़र में से आपने एक कैरेक्टर जो आपने सुना है हिस्टोरिकल कैरेक्टर, उसने कहा जी फॉर द डेथ ऑफ पार्टिनिक्स, फॉर द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस,
एंड मैनी मोर। ये वो लोग हैं कि जिनको मर्डर किया गया और उनके मर्डर के बाद उनका रिवेंज या उनका अवेंज जो है वो ले लिया गया। तो ये थे पब्लिक रिवेंजेस कि जिनको लिया गया। ये जैसे आप कह सकते हैं कि जी कोई शख्स जो है वो किसी पब्लिक फिगर को मर्डर कर दे, या कोई पर्सन जो है वो किसी बहुत हॉली पर्सन के बारे में, किसी बहुत होली पर्सनालिटी के बारे में, बहुत सीक्रेट पर्सनालिटी के बारे में को फजूल बात करे और उससे कोई रिवेंज लिया जाए, तो ये पब्लिक रिवेंजेस में आ जाते हैं चीज़ें। तो ये अभी आजकल हमारे बड़े कॉमन है, लेकिन हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। हमने यहाँ पर हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि ये वो सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो पब्लिक रिवेंजेस में आ जाती हैं, जिसमें सलमान रुश्दी की भी बात थी कि जिसने जो है वो गुस्ताखाना जो है उसने काम किया था, मवाद इकट्ठा किया था। इसके अलावा बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास हिस्ट्री में। तो ये चीज़ें जो हैं वो पब्लिक रिवेंजेस में आ जाती हैं। जिस तरह लियाकत अली खान है, बेनज़ीर भुट्टो है, इनके मर्डर्स किए गए हैं, तो वो पब्लिक रिवेंजेस में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक रिवेंजेस में जो है वो आप देखें कि वो रिवेंज जो है कभी भी वो फुलफ़िल नहीं हो सका। उसको शायद कि उन्होंने बेकन की फ़िलॉसफ़ी को फॉलो किया और उसको जो है वो माफ़ कर दिया गया। एनी हाउ दीज़ आर पब्लिक रिवेंजेस कि जिसमें हमें ये सारी बातें की हैं। ने रादर बट इन प्राइवेट रिवेंज इट इज़ नॉट सो। प्राइवेट रिवेंजेस में ऐसा नहीं हो सकता। यानी प्राइवेट रिवेंज में आप ये नहीं कर सकते किसने मैं से ये कि मैं इसको मार दूँ। पब्लिक रिवेंजेस और तरह के होते हैं। नहीं, रादर विंडिक्टिव पर्सन्स लिव द लाइफ ऑफ विचेस हु एज दे आर मिस्चीवियस सो एंड दे इनफॉर्चुनेट। तो जो यहाँ पर फिर वंस अगैन बेकन ने बताया कि जी जो रिवेंजफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही विचेस की तरह, विचेस के साथ उसने कंपेयर किया है कि विचेस आपने सुना होगा कि विच जो होती है मतलब पुराने ज़माने की स्टोरीज़ अगर आप रिकॉल करें, आप अपनी दादी नानी से पूछें तो आपको बताएंगे जी जो विचेस होती थी तो वो किसी ने अगर वहाँ पर दरख्त के पास जाकर कोई खड़ा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया या किसी भी तरह से उनको कोई थोड़ा बहुत भी हर्ट हुई हैं, तो वो जनाब उसके पीछे पड़ जाती थी, उसको मारती थी या उसके पीछे आ जाती थी। वो मतलब इस किस्म की चीज़ें होती रहती थी। तो यहाँ पर उसने कंपेयर किया है उसके। और बेकन की जो एज है इसमें थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स में मिलते हैं कि जी विचेस को जला दिया जाता था। और वो इस वजह से उसने कहा कि जी सो एंड दे इनफॉर्चुनेट, बिल्कुल उसी तरह से। तो वो चूंकि ये विचेस की क्वालिटी ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी नहीं रिवेंजफुल होना, यहाँ पर बेकन इनफैक्ट हमें ये बताना चाह रहा है। सो अ ह्यूमन बींग, अ ट्रू ह्यूमन बींग शुड नॉट बी रिवेंजफुल। ये इसमें बेकन ने हमें कंक्लूड किया है कि रिवेंजफुल होना जो है वो ह्यूमन बींग्स की जो है वो क्वालिटी नहीं है, ये विचेस की क्वालिटी है। और विचेस जो हैं वो सारी ज़िंदगी जो है वो मिस्चीवियस रहती हैं, वो लोगों को तंग करती रहती हैं, हर्ट करती रहती हैं, रिवेंजेस लेती रहती हैं। सो एंड दे इनफॉर्चुनेट, और अल्टीमेटली जो वो अनफॉर्चुनेट होकर उनकी जो है वो एंड ख़त्म होता है, जो उनका बहुत ख़राब होता है। सो उसने कहा कि एक रिवेंजफुल पर्सन जो है उसकी जो एंड होता है वो बड़ा पैथेटिक होता है। इसलिए बेकन इज़ नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग रिवेंज। सो दिस इज़ अबाउट योर ऐसे। जी यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू।